खुशखबरी खुशखबरी और एक बेहद ही अच्छी खुशखबरी, क्योंकि अब केदारनाथ के दर्शन करने होंगे बेहद ही आसान। अब ना तो डंडी लगेगी और ना ही खच्चर। आप सीधे रोपवे से केदारनाथ की सुंदर सुंदर वादियों के मजे लेते हुए धाम के दर्शन कर सकेंगे। क्या हुआ, थोड़ी कंफ्यूज हो गए? आप तो यहाँ पर मास्टर प्लान के प्रोज एंड कॉन्स देखने आए थे, लेकिन ये एंकर है कि खुशखबरी सुनाने में है। तो देखिए, खुशखबरी तो है ही, हमें केदारनाथ घूमने के लिए दर्शन करने के लिए मिलेंगे। वहाँ पहुँचना होगा बेहद आसान और रहने के लिए वैरायटी ऑफ होटल्स तो बन ही रहे हैं। तो किस चीज़ की दिक्कत है ना? पर जरा रुकिए, याद कीजिए जून 2013 की वो रात जब केदारनाथ की घाटी ने 5000 से ज्यादा जिंदगियां निगल दी थी। वो सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वो हिमालय में अपनाए जा रहे विकास मॉडल पर एक सख्त चेतावनी थी। आज एक दशक बाद केदारनाथ पहले से ज्यादा भव्य, व्यवस्थित और भीड़ से भरा हुआ दिखाई देता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये पुनर्निर्माण है या फिर अगली आपदा की नींव? केदारनाथ मास्टर प्लान को सुरक्षा, व्यवस्था, विश्व स्तरीय तीर्थ अनुभव का नाम दिया गया, पर इस योजना ने नदियों के बहाव, पहाड़ों के स्वरूप और तीर्थ यात्रियों की आवाजाही तक को इंजीनियरिंग के जरिए नियंत्रित करने की कोशिश की। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि ये मास्टर प्लान क्यों लगाया गया, किस सोच के साथ इसको लागू किया गया, और क्या सच में ये केदारनाथ को बचाने की योजना है या फिर वही रास्ता जो हिमालय को बार बार आपदाओं की ओर ले जाता रहा है। केदारनाथ मास्टर प्लान की कहानी जून 2013 से शुरू होती है, जब एक भीषण बाढ़ ने पूरे केदारनाथ घाटी को तबाह कर दिया। इस आपदा में 5000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई और मंदिर के आसपास का पूरा कस्बा लगभग मिट्टी में मिल गया। ये केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि हिमालय में चल रहे विकास मॉडल पर एक बड़ा सवाल था। इसके बाद कई वर्षों तक क्षेत्र में स्थायी मरम्मत और आपदा प्रबंधन चलता रहा, लेकिन साल 2017 तक आते आते उत्तराखंड पर्यटन बोर्ड ने साफ संकेत दे दिए थे कि सरकार अब केदारनाथ को सिर्फ पुराने रूप में नहीं लौटाने वाली। इस साल मंदिर के आसपास लगभग 550 हेक्टेयर क्षेत्र में सैटेलाइट इमेज, जीआईपी मैपिंग और भूमि उपयोग सर्वे शुरू हो गया था। इन अध्ययनों का मकसद एक ही था, केदारपुरी को नए सिरे से डिजाइन करना और भविष्य के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करना। 2019 में इस योजना का स्वरूप पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आया। JSW और INI स्टूडियो द्वारा तैयार किए गए वैचारिक मॉडलों में केदारनाथ को एक खुले, नियंत्रित और सुव्यवस्थित तीर्थ क्षेत्र के रूप में दिखाया गया। मंदिर तक एक चौड़ा और साफ केंद्रीय पैदल मार्ग, नदियों के किनारे सीढ़ीनुमा घाट और स्थानीय निवासियों के लिए ऊंचे प्लेटफॉर्म में समूह आवास, ये सब उसी सोच का हिस्सा थे। आधिकारिक तर्क दिया गया कि इससे मंदिर का पर्वतीय परिवेश दोबारा उभरेगा और सभी संरचनाएं संभावित बाढ़ स्तर से ऊपर रहेंगी। 2022 में इस मास्टर प्लान का पहला चरण पूरा होने की घोषणा की गई। इसमें मंदिर का कोष क्षेत्र और इसके आसपास का मुख्य ढांचा शामिल था। इसके तुरंत बाद दूसरा चरण शुरू कर दिया गया, जिसमें 21 अलग अलग परियोजनाएं रखी गई, जिसमें था घाटों का निर्माण, पुल, सेवा अवसंरचनाएं और यात्रियों के लिए आवास। इन परियोजनाओं पर लगभग 188 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की बात सामने आई। 2023 आते आते केदारनाथ का ढांचा तेजी से बदलने लगा। निर्माण कार्य जारी रहा और इसी बीच तीर्थ यात्रियों की संख्या ने नए रिकॉर्ड बना दिए। लगभग 19.6 लाख श्रद्धालु इस सीजन में यहाँ पर पहुंचे। सरकार ने इसे मास्टर प्लान की सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। 2024-25 के दौरान ये प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंची। चार धाम यात्रा का सीजन लगभग 16.5 लाख तीर्थ यात्रियों के साथ समाप्त हुआ। राज्य सरकार ने केदारपुरी को भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण को लगभग पूरा घोषित कर दिया। सर्दियों में कपाट बंद होने तक करीब 17.7 लाख श्रद्धालु केदारनाथ आ पहुंचे। मास्टर प्लान के तहत मंदिर परिसर में बड़े प्लाजा, नए घाट, पार्किंग, संग्रहालय तैयार हो चुके थे। बाहर से देखने में केदारनाथ अब पहले से कई ज्यादा भव्य और व्यवस्थित दिखता है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस मास्टर प्लान को आकार देने में स्थानीय लोगों की भूमिका लगभग नाम मात्र की रही। निर्माण मुख्य रूप से केंद्र और राज्य की एजेंसियों, पर्यटन विभाग, मंदिर प्रशासन और बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए। वहीं सर्दियों में केदारनाथ से जुड़े पर्वतीय ग्रामीण, तीर्थ पुरोहितों, खच्चर चालक, कुली, दुकानदार और स्थानीय सेवा प्रदाता, जिनकी रोजी रोटी इसी तीर्थ पर निर्भर है, उन्हें इस निर्माण कार्य से लगभग बाहर ही रखा गया। मास्टर प्लान की भाषा और प्रचार में बार बार विश्व स्तरीय सुविधाएं, आधुनिक तीर्थ अनुभव और वैश्विक पर्यटन मानक जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया।
इससे ये साफ होता है कि योजना का एक बड़ा उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ साथ बड़े पैमाने में टूरिज्म को बढ़ावा देना भी था, जिसका परिणाम हमें देखने को भी मिला। पिछले 2 साल में केदारनाथ धाम में भीड़ ऐसी उमड़ी कि खुद प्रशासन भी उसको संभाल नहीं पाया। यहाँ हम आपको बता दें कि INI डिजाइन स्टूडियो ने बद्रीनाथ और वाराणसी का भी मास्टर प्लान बनाया है। केदारनाथ मास्टर प्लान का एक केंद्रीय हिस्सा मंदिर के आसपास बहने वाली नदियों और पहाड़ी भूदृश्य यानी कि केदारनाथ के भूभाग को नियंत्रित करने की कोशिश है। सरल भाषा में ये कह सकते हैं कि इस योजना के तहत ये मान लिया गया है कि भविष्य में आपदाओं से बचाव का रास्ता प्राकृतिक व्यवस्था के साथ तालमेल नहीं बल्कि इंजीनियरिंग के जरिए उसे आकार देना है। इसी सोच के आधार पर केदारनाथ में 2 मुख्य नदियों जो कि सरस्वती और मंदाकिनी हैं, इनके साथ बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। मास्टर प्लान के अनुसार सरस्वती नदी के किनारे सड़कों को चौड़ा और समतल किया गया है ताकि वहां पर पत्थर के नए घाट बनाए जा सके। इन घाटों का उद्देश्य आधिकारिक रूप से यही बताया गया है कि वो नदी के बहाव को रास्ता देंगे, जमीन को कटाव से रोकेंगे और तीर्थ यात्रियों के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का मंच उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह मंदिर के ठीक पीछे बहने वाली मंदाकिनी नदी के किनारे ऊंचे कंक्रीट के रिट्रीटिंग वॉल्स और सीढ़ीनुमा सजे सवरे टेरेस बनाए जा रहे हैं। इन संरचनाओं का दावा यही है कि ये नदी को बांध कर रखेंगे और बाढ़ के पानी को मंदिर परिसर से दूर मोड़ देंगे। यहाँ से मास्टर प्लान के काम करने के तरीके को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ये योजना नदियों को उनके प्राकृतिक फैलाव के अनुसार बहने देने के बजाय उन्हें तंग और नई चैनलों में बांध देती है। घाट की दीवारें और तटबंध नदियों को चौड़ा होने की जगह नहीं देती बल्कि उन्हें कंक्रीट की सीमाओं में कैद कर देती हैं। भूवैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि हिमालयी नदियों का व्यवहार ऐसा नहीं है। वो तेज ढलानों, भारी मलबे और अचानक बढ़ने वाले पानी के साथ बहती हैं। जब उन्हें जबरदस्ती सीमित किया जाता है तो वो ज्यादातर अपनी ताकत के साथ टकराव से नीचे आती हैं या फिर नीचे की ओर और विनाशकारी रूप ले लेती हैं। पहाड़ी इलाकों में बांध और सड़कों के पिछले अनुभव ये साफ बताते हैं कि चैनलाइजेशन नदियों की प्राकृतिक फ्लो की क्षमता को कम कर देता है और भविष्य में आपदा की जोखिम को और ज्यादा बढ़ा देता है। नदियों के साथ साथ मास्टर प्लान पहाड़ियों के स्वरूप को भी बदल रहा है। योजना के तहत खड़ी ढलानों को काटकर उन्हें सीढ़ीनुमा बनाया जा रहा है ताकि वहां पर स्थायी इमारतें, पार्किंग स्थल, टूरिज्म सेवाएं और सुविधाएं स्थापित की जा सके। ये सब उस क्षेत्र में हो रहा है जो भूकंपीय जोन V में आता है, यानी कि भारत के सबसे अधिक भूकंपीय संवेदनशील इलाकों में से एक। एनवायरमेंटलिस्ट और भूवैज्ञानिकों को यही आशंका है कि इस तरह का कटाव पहाड़ की प्राकृतिक मजबूती को कमजोर कर देता है और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा निर्माण गतिविधियों से नाजुक अल्पाइन घास भूमियां और वन्यजीव ग्लेशियर भी खतरे में हैं। छोटे छोटे प्राकृतिक जल स्रोत और धाराएं जो बारिश और बर्फ पिघलने पर पानी को धीरे धीरे नीचे पहुंचाती थी, या तो उन्हें अब ढक दिया गया है या उनका रास्ता बदल दिया गया है। इससे सीधा असर जल निकासी व्यवस्था पर पड़ता है। तेज बारिश के समय पानी को रोकने या फैलने की जगह नहीं मिलती तो वो अचानक से विनाशकारी रूप ले लेता है। आसान शब्दों में कहें तो केदारनाथ मास्टर प्लान ये तय कर रहा है कि नदियां कहाँ बहेंगी, पहाड़ कैसे दिखेंगे और तीर्थ यात्री किस रास्ते से चलेंगे। ये योजना केदारनाथ के प्राकृतिक भूदृश्य को एक इंजीनियर्ड कंक्रीट आधारित ढांचे पर बदल रही है। कई विशेषज्ञों को तो ये भी डर है कि जिस भूभाग ने सदियों से अपने तरीके से बाढ़ और मौसम की मार झेली है, वो इस तरह के कठोर हस्तक्षेप, भूस्खलन और भविष्य में बाढ़ का खतरा बढ़ा सकती है। यानी कि मास्टर प्लान कहीं केदारनाथ का लास्ट प्लान ना बनकर रह जाए। अब चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। केदारनाथ आज भी हिमालय खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना हुआ है। ये कस्बा चौराबाड़ी ग्लेशियर के ठीक नीचे स्थित है और मंदाकिनी और सरस्वती नदियों के बीच बसा है। ऐसे भू आकृतिक ढांचे के ऊपर से होने वाला कोई भी क्लाउड बर्स्ट, अचानक ग्लेशियर झील का फटना हो या भारी बारिश, ये पूरे क्षेत्र को दोबारा डुबाने और तबाह करने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि चाहे डिजाइन कितना भी सुरक्षित बताया गया हो, नई संरचनाएं इस प्राकृतिक खतरे को पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकती हैं। भूवैज्ञानिक अतुल सती इस पर गंभीर चेतावनी देते हैं। उनका कहना है कि 2013 में आपदा के बाद भी केदारनाथ जैसे संवेदनशील क्षेत्र में 4 मंजिला होटल, भारी मशीनरी, बड़े निर्माण कार्य को 3500 मीटर की ऊंचाई पर अनुमति देना और भी ज्यादा विनाशकारी साबित कर देता है। उनके अनुसार हिमालय के पहाड़ बेहद ही नाजुक हैं और इन पर जरा से अतिरिक्त दबाव भी असंतुलन पैदा कर सकता है।
अतुल सती और कई अन्य विशेषज्ञ इस ओर इशारा करते हैं कि सुरंग सड़कें, चौड़े राजमार्ग परियोजनाएं और बड़े कटान, जैसे कि जोशीमठ के धसाव में देखा गया, पहले ही क्षेत्र में भूवैज्ञानिक विफलताएं पैदा कर चुके हैं। सरल शब्दों में, इस तरह के भूभाग में किसी भी विकास को पूरी तरह नियंत्रित मानना ये केवल एक भ्रम है। इस खतरे से जलवायु परिवर्तन और ज्यादा गहरा हो रहा है। ऊंचाई पर स्थित हिमनद तेजी से पीछे हट रहा है, जिससे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की संभावनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2013 में केदारनाथ आपदा और उसके बाद हिमालयी क्षेत्रों में घटी कई घटनाएं ये साफ बताती हैं कि भूवैज्ञानिक चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया तो जोखिम कई गुना बढ़ सकता है। कई आपदा विशेषज्ञों की नजर में केदारनाथ मास्टर प्लान आपदा को कम करने के बजाय उसे और ज्यादा बढ़ा रहा है और इसी प्रक्रिया में अगली आपदा का बीज भी ये बो सकता है। और अब तो केदारनाथ में रोपवे के प्लान को भी मंजूरी मिल गई है और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 7 किलोमीटर लंबी सुरंग भी बनाई जाएगी। ऐसा लगता है कि आपदा हमारे पास नहीं, हम खुद आपदा के पास जा रहे हैं। खैर, अब कई लोग का ये भी मानना है कि इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है और जब हमारे राज्य में टूरिज्म बढ़ेगा तभी तो लोगों की आय और रोजगार भी बढ़ेगा। तो चलिए अब इस टूरिज्म पर भी बात कर लेते हैं। केदारनाथ मास्टर प्लान साफ तौर पर केदारनाथ को हाई डेंसिटी वाले तीर्थ स्थान के रूप में प्रस्तुत करता है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार जहां 2016 में लगभग 3 लाख श्रद्धालु यहां पर पहुंचे थे, वहीं 2025 में ये संख्या बढ़कर 17.7 लाख हो गई। पूरी योजना का ढांचा इसी तेजी बढ़ोतरी पर ध्यान रखने पर तैयार किया गया है। मंदिर तक जाने वाले मुख्य पत्थर के पैदल मार्ग को चौड़ा किया गया है और कोर्स क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह बंद कर दिया गया है ताकि तीर्थ यात्रियों की आवाजाही तेज और नियंत्रित की जा सके। इन पैदल मार्गों के दोनों ओर अब बहुमंजिली गेस्ट हाउस, दुकानें और सार्वजनिक स्थान स्थायी ढांचे के रूप में विकसित किए जा रहे हैं, न कि पहले की तरह टेंट के रूप में। इसका साफ संकेत यही है कि केदारनाथ को केवल मौसमी तीर्थ नहीं बल्कि एक ऐसे स्थान के रूप में बदला जा रहा है जहां अधिक समय तक लोग ठहर सके और अधिक संख्या में लोग ठहर सके। इसी सोच के तहत पूरे साल की पहुंच बढ़ाने के लिए एक रोपवे टनल की योजना भी लागू की जाएगी, जिसकी बात हमने ऊपर करी थी। लेकिन जो अध्ययन हुए हैं वो इस विकास की सीमाओं की ओर इशारा करते हैं। हालिया रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ की प्रतिदिन लोगों की क्षमता 10 से 25 हजार श्रद्धालुओं की है, जो मौजूदा चरम भीड़ से कई कम है। इसके अलावा 6 महीने की यात्रा सीजन में कई ऐसे दिन होते हैं जब मौसम खराब होता है, भारी बारिश या फिर भूस्खलन के कारण बहुत ही कम या फिर शून्य श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि पूरी भीड़ कुछ गिने चुने दिनों में ही सिमट जाती है, जिससे पानी की आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था और सुरक्षा प्रणाली पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। सतलुज एसडीसी फाउंडेशन की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि जब संकरी पहाड़ी पगडंडियों पर एक साथ हजारों तीर्थयात्री चलते हैं तो मामूली सी देरी, फिसलन या कोई भी छोटी दुर्घटना भी बेहद घातक स्थिति पैदा कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो मास्टर प्लान जहां केदारनाथ को अधिक तीर्थयात्रियों के लिए तैयार कर रहा है, वहीं पर्यटन और आपदा विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि घाटी में वाहन क्षमता से अधिक दबाव भविष्य में किसी भी आपदा में जान माल के नुकसान में और ज्यादा बढ़ोतरी कर सकता है। केदारनाथ कोई अलग थलग परियोजना नहीं है। यहाँ जो हो रहा है वो पूरे उत्तराखंड के लिए एक मिसाल बन रहा है। यही विकास मॉडल पहले से बद्रीनाथ में लागू किया जा रहा है और यमुनोत्री, गंगोत्री और हेमकुंड साहिब की योजनाओं में भी ये साफ दिखाई दे रहा है। यदि 4 धाम स्थलों पर कंक्रीट से घिरी नदियां, चौड़ी सड़कें और भारी निर्माण कार्य समान हो जाते हैं तो इसका असर केवल एक तीर्थ स्थल पर नहीं सीमित रहेगा, पूरा उत्तराखंड का जल तंत्र इससे प्रभावित होगा। उदाहरण के तौर पर केदारनाथ में मंदाकिनी और सरस्वती नदियों की प्रवाह को सीमित करके नीचे की ओर रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग जैसे क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे ही उत्तराखंड और हिमालय पर क्लाइमेट चेंज का असर बहुत ज्यादा पड़ा है, जिसके कारण नदियों को जीवन देने वाले ग्लेशियर पूरी तरीके से सिकुड़ते जा रहे हैं। ऐसे में यदि प्राकृतिक बाढ़ मैदानों, घास भूमियों और खुले नदी तलहटों को कंक्रीट से ढक दिया जाएगा तो भविष्य में जल संकट और ज्यादा गहरा सकता है। इसी तरह तीर्थ मार्गों के आसपास भूस्खलन की संवेदनशीलता बढ़ सकती है, जिससे दर्जनों पहाड़ी गांव लगातार खतरे में भी आ सकते हैं। ऐसे में केदारनाथ घाटी में हो रहे पर्यावरण हस्तक्षेप के प्रभाव नीचे की ओर पूरे उत्तराखंड में फैलते हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों के लिए केदारनाथ मास्टर प्लान उम्मीद और चिंता दोनों
अपने साथ लाया है। योजना के तहत कुछ ठोस लाभ भी दिए जाएंगे, जैसे केदारपुरी में तीर्थ पुरोहितों के लिए लगभग 70 नए आवास और बेहतर जल व्यवस्थाएं और बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही कई ग्रामीणों को ये भी डर है कि उनकी पारंपरिक भूमिकाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। केदारनाथ की अर्थव्यवस्था स्थानीय गाइड, छोटे लॉज, खच्चर टैक्सी, कुली और स्थानीय सुविधाओं पर टिकी हुई है, जो कि अब स्थिति बदल रही है तो अधिकांश नए ढांचे बाहरी ठेकेदार और सरकारी एजेंसियों द्वारा विकसित किए जा रहे हैं, जिससे छोटे दुकानदार, खच्चर मालिक और स्थानीय लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। सामुदायिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये पर्यटन अन्य हिमालयी परियोजनाओं जैसा ही है, जहां पर असली लाभ बड़ी कंपनी को मिलता है। यदि स्थानीय लोग इनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते तो वो या तो यहाँ पर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे या फिर नीचे घाटियों की ओर पलायन कर लेंगे। इसके साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर पर भी खतरे की आशंका है। मास्टर प्लान के तहत बने स्टैंडर्डाइज मंदिर परिसर, प्लाजा, पर्यटन ढांचे पारंपरिक वास्तुकला और स्थानीय अनुष्ठानों को पीछे की ओर ढकेलते हैं। सड़क, घाट, होटल और रोपवे जैसी बड़ी परियोजनाएं रोजगार तो पैदा करेंगी, लेकिन मुख्य रूप से निर्माण कंपनियों, इंजीनियरिंग फर्म्स और तकनीकी सलाहकारों को ही इसका फायदा मिलेगा। स्थानीय लोगों के लिए छोटे रोजगार होंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि मुनाफे का बड़ा हिस्सा बाहरी कंपनी के पास ही जाएगा। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पहले से ही मौसम के पर्यटन पर निर्भर है और केदारनाथ मास्टर प्लान ने इस निर्भरता को और ज्यादा गहरा दिया है। डाउन टू अर्थ के विश्लेषण के अनुसार कुछ बड़े पूंजीपति इससे लाभान्वित जरूर होंगे, जबकि पर्यावरणीय और सामाजिक लागत ग्रामीण समुदाय को ही उठानी पड़ेगी। इसी बीच केदारनाथ क्षेत्र में जीवन व्यापन की लागत तेजी से बढ़ रही है। जमीन, किराया और सेवाएं ज्यादा महंगी हो रही हैं, जिससे स्थानीय लोगों के लिए होमस्टे और छोटी दुकानें चलाना बेहद मुश्किल हो रहा है। ये स्थिति तब और ज्यादा जोखिम भरी होती है क्योंकि पर्यटन पर निर्भर आजीविका किसी भी आपदा या फिर आर्थिक मंदी, जैसे 2020 में कोविड आया था, से अचानक समाप्त हो सकती है। केदारनाथ मास्टर प्लान केवल एक तीर्थ स्थल को पुनर्विकसित करना नहीं है, ये उत्तराखंड की नियोजन, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सामाजिक संरचना के लिए एक मॉडल और एक चेतावनी दोनों है। इस योजना ने शासन व्यवस्था को भी पूरी तरीके से बदल दिया है। अधिकार अब मुख्य रूप से राज्य पर्यटन विकास विभागों और विशेष एजेंसियों के पास केंद्रित है, जबकि ग्राम सभाएं और पंचायतें सीमित भूमिका निभा रही हैं। विशेषज्ञ बताते हैं, बिना स्थानीय समझ और भागीदारी के ये केंद्रित मॉडल उत्तराखंड की पवित्र भौगोलिक विरासत को जोखिम में डाल सकता है और स्थानीय शासन को कमजोर कर सकता है। भूवैज्ञानिक और आपदा विशेषज्ञों की चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है। हिमालय की नाजुकता कंक्रीट और भारी संरचना से नहीं बदली जा सकती। अनियंत्रित सड़क चौड़ीकरण, भारी निर्माण, भारी मशीनरी से पहले ही भूस्खलन और बाढ़ की घटनाएं में बढ़ोतरी काफी ज्यादा हुई है। कई विशेषज्ञ मास्टर प्लान को आपदा को सामान्य बनाने देने वाला प्लान मानते हैं, यानी कि खतरे वाले क्षेत्र में पहले पीछे हटने के बजाय भारी निर्माण कार्य वहां पर किया जा रहा है। इससे केवल एक आपदा को टालना संभव है, रोकना नहीं। मतलब अगर सावधानी बरती गई और पर्यावरण अनुकूल नियंत्रित तीर्थ यात्रा का मॉडल अपनाया गया तो नए पार्क, रास्ते, संग्रहालय सुरक्षित रूप से तीर्थ यात्रियों को सेवा दे सकेंगे और स्थानीय लोग पर्यावरणीय और सांस्कृतिक संरक्षण में केंद्र भूमिका निभा सकेंगे। लेकिन अनियंत्रित विकास का परिणाम छोटी बाढ़ भी हजारों तीर्थयात्रियों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का संक्षेप यही है कि अगर ऐसा काम और कंक्रीट का जंगल बढ़ता रहा तो लाभ तो सीमित होगा, लेकिन जोखिम लगातार बढ़ते रहेंगे। तो आखिरी सवाल यही है, क्या ये मास्टर प्लान केदारनाथ धाम की भक्ति और श्रद्धा के लिए पुनर्निर्माण का काम करेगा या फिर कुछ पैसों के लिए इस धाम की श्रद्धा को कंक्रीट और आपदाओं को सौंप दिया जाएगा? इस उत्तर की गूंज आने वाली पीढ़ियों तक हिमालय में सुनाई देगी और यही तय करेगी कि उत्तराखंड अपनी देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखेगा या फिर बड़े पैमाने में जोखिम का प्रतीक बन जाएगा। जय बाबा केदार।